कहीं जो दिल न लग पाए तो फिर भोपाल आ जाना, यहाँ के दोस्त और दुश्मन बड़े कर्रे निकलते हैं। किसी गलतफहमी में मत रहिए अपनी लाइफ में जी कि वो तो मैं इसी में जिंदगी खत्म हो जाती है। साहब मैं तो हीरो दिखता हूँ, अब दिखता हूँ तो दिखते हो, अपने आप को दिखते हो, आप दूसरे को दिखो। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए। निंदा जो करता है, जो क्रिटिक होता है जी, जो आपको अगर सादा जबान में कहा जाए तो गाली देने वाला जो आदमी है, जो आपकी बुराई करने वाला है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने आपसे ये कहा कि जॉब क्यों कर रहे हो, बिजनेस करो, बिजनेस क्यों कर रहे हो, जॉब करो, या दोनों चीजें छोड़ के आप एग्रीकल्चर में चले जाओ, माँ बाप को छोड़कर माई वे इज द हाईवे कह के जब निकलते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप पगला जाते हैं, आपके पीछे ना आगे पीछे कोई नहीं। इरादों और उम्मीदों को कभी मरने नहीं देना। इरादों और उम्मीदों को कभी मरने नहीं देना, वहीं से राह मिलती है जहां रास्ता नहीं मिलता। सबसे पहले तो मैं इस बात पे आपको थैंक यू कहूँगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और आप वाकई में आ गए। और अभी तक के पेशेंस के हिसाब से, क्योंकि सुबह से हमारे यहाँ लाइट आ रही थी और जा रही थी और अब फाइनली हमें मौका मिला है कि हम रिकॉर्ड कर सकें। जी। और आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने शो का हिस्सा मुझे बनाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस शो के ज़रिए मैं बहुत सारे नए लोगों से, नए दोस्तों से जुड़ सकूंगा, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे तजुर्बात हैं, मैं दूसरों तक पहुंचा सकूंगा। शायद उससे आप लोगों को, नए दोस्तों को कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। कुछ हमारे शो के अंदर आपसे सवालात रहेंगे, और सवालात पे डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए आपके बारे में, आपका क्या प्रोफेशन है, क्या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या आपकी जर्नी रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल में पैदा हुआ। मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि भोपाल जैसी सरजमीन उसने मुझे अता की, क्योंकि भोपाल अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अहम जगह है, बहुत रूहानी ये मकाम है। जब इसमें आप रहेंगे, जब आएंगे, तब मालूम होगा। भोपाल के बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरह अगर कोई मछली जब तक पानी में रहती है तब तक उसे पानी की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जिस वक्त वो पानी से बाहर निकल जाती है तब उसे मालूम होता है कि पानी क्या चीज़ है। तो आप कुछ दिन भोपाल में रहिए और भोपाल से बाहर जाकर रहिए, फिर आपको महसूस होगा कि भोपाल क्या चीज़ है। मैंने भोपाल पर एक शेर भी कहा है। जी। कई शेर कहे। अब शेर अगर कहा है तो जाहिर है कि मैं एक शायर भी हूँ। मेरा तारुफ यूँ होता चले जी कि मैं शायरी भी करता हूँ, मैं रंगमंच से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं एंकरिंग भी करता हूँ, और उर्दू अदब की जो असनाफ हैं, जो खिदमात हैं, मैं उर्दू टीचिंग भी करता हूँ। उसके अलावा मैं उर्दू के प्रोनाउंसिएशन पर, तलफ़्फ़ुज़ पर भी काम करता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में एक मौका ऐसा भी आया कि जो मशहूर अदाकारा हैं, उनकी मुझे उनका नाम इस वक्त याद आता है, उनका तलफ़्फ़ुज़ जब भोपाल में वो शूटिंग के लिए आई थी तो उनके तलफ़्फ़ुज़ भी मैंने सुधारा था, उसमें मुझे मौका मिला था उनके साथ काम करने का। जी। और मैं तर्जुमा भी करता हूँ, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू। कई किताबें मेरे तर्जुमा की हुई शाया हो चुकी हैं। मैं पब्लिशिंग का काम भी करता हूँ साथ ही साथ। तो इस तरह से बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन माहिर किसी में भी नहीं हूँ। वो जो अंग्रेजी की कहावत है, आपको याद होगी कि मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जी, तो वो वाली पोजीशन है मेरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ जी, और ज़िंदगी का कारवां इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भोपाल में ऐसा क्या खास है, मतलब जहाँ पे भी हमने देखा, एक भोपाल का एक अलग रुतबा है जहाँ पे लोग थोड़ा सा उसको बिलीव करते हैं कि थोड़ा आराम से चलने वाले लोग हैं, इत्मीनान से, सुकून की जगह है। मतलब कह लीजिए एक पैकेज में बना के दूं तो एक रिटायरमेंट पैकेज है। बिल्कुल, कि मैं पूरी दुनिया घूम लूं, अपने ये जो यंगस्टर्स हमारे देख रहे हैं पूरी दुनिया भर घूम के आ जाओ, रिटायरमेंट अगर तुम्हें लेना है तो आप भोपाल आके सेटल हो जाओ। क्या ये बात सच है, या कुछ अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमारे यंगस्टर्स के लिए भी हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो हर जगह, हर वक्त, हर माहौल में, हर मौसम में होती हैं। उनको तलाश करना हमारा काम होता है असल में। अब भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल, जब मैंने जो शायरी का जिक्र किया था, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। एक बड़ा मेरा शेर मशहूर हुआ है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, अल्लाह की मेहरबानी है। वो शेर यूँ है कि शाम दिलकश रात महवश सुबह गुलवश बद्र जी। शाम दिलकश रात महवश सुबह गुलवश बद्र जी, याद जन्नत में भी आएंगे मज़े भोपाल के। अरे ये तो भोपाल के लिए ये एक और शेर दूसरा भी सुन लीजिए। अभी हाल में एक दूसरा शेर भोपाल के मुतालिक कहा है कि कहीं जो दिल न लग पाए
तो फिर भोपाल आ जाना। कहीं जो दिल न लग पाए तो फिर भोपाल आ जाना। यहाँ के दोस्त और दुश्मन बड़े कर्रे निकलते हैं। ये भोपाली इसमें मैं ऐड करूंगा, दिल लगाना हो तो भोपाल आ जाना। हाँ। तो वो स्पेसिफिकली भोपाल से दिल लगाना है, भोपाल के लोगों से दिल लगाना है जी। या यहाँ के रहन सहन, वो ऐसी क्या चीज है जिससे दिल लगेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये कि ये शहर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जी। यहाँ जब आप शहर की गलियों में, यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियों पे, तालाबों के बीच में, यहाँ के रास्तों में, यहाँ की हरियाली के बीच से जब आप गुजरेंगे तब आपको महसूस होगा कि भोपाल कितना खूबसूरत है। इसके अलावा जी। वो किसी भी शहर की जो खूबसूरती होती है वो इमारतों के साथ साथ वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ जो फ़ज़ा है, उससे भी बनती है। तो आप अगर जब भोपाल में जाते हैं तो भोपाल के जो लोग मिलते हैं आपको, वो बहुत मासूम लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत सीधे और सादा लोग हैं। उनके ज़िंदगी में उनकी बहुत ज़्यादा तमन्नाएं नहीं हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ में भी मुतमईन है और ज़्यादा से ज़्यादा में भी उनको खुशी होती है। जी। तो और आज भी यही माहौल है भोपाल का कि आप, जैसा कि आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ भोपाल के लिए अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। भोपाल में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं अगर आप करना चाहें तो। जी। तो भोपाल की जो बात है वो अपने आप में इसलिए अलग है कि यहाँ कम से कम पैसे में भी गुजारा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जो ज़िंदगी की रफ्तार है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आहिस्ता भी नहीं है। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भोपाल फैलता जा रहा है, बड़े शहर में तब्दील हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भोपाल की जो ज़िंदगी है, इसको अगर हम हिंदी में कहा जाए तो मध्य लय का शहर है ये अपने आप में। जी। बहुत मज़ा आता है इस शहर में रहने में। पीसफुल शहर है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है, हर मज़हब का मानने वाला, हर कौम का मानने वाला मिलजुल कर आपस में रहता है। यहाँ पर किसी को परेशान करना, किसी को छेड़ करना, किसी पर कमेंट करना उस तरह से नहीं। यहाँ की हालत तो ये है कि लोग अपना मजाक आप उड़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर इस तरह के पैदा हुए जी। जो कि उर्दू अदब का हिस्सा भी बन गए। उनको लोगों ने निकाले। जैसे एक शाह हुसैन एक कैरेक्टर था यहाँ का, जी। वो उनको लेकर बड़ी मज़ेदार किस्से और बातें मशहूर हुई। तो आम आदमी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा हमदर्दी यहाँ के लोगों में इतनी है कि अगर आपने किसी से पता पूछ लिया और उसके घर में शादी है तो वो आप शादी छोड़ के आपको अपने मुकाम तक छोड़ने चला जाएगा आपके साथ। जी। तो ये बहुत सारी खूबियां भोपाल में हैं और इत्मीनान है, सुकून है, कोई जल्दी नहीं है। जी। उसकी वजह यह है कि भोपाल बहुत महदूद, अब तो खैर फैल रहा है लेकिन एक महदूद दायरे में था। अगर आप यहाँ से, अब तो खैर ज्यादा हो गया, लेकिन 1-2 किलोमीटर आगे भी निकल जाते हैं तो खेत और गांव मिल जाया करते थे। अब 10 किलोमीटर के बाद खेत और गांव और हरियाली मिल जाती है। तो ऐसा सुकून आपको कहाँ मिलेगा? जी। फिर यहाँ के लोगों का मिजाज मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर एक दूसरे को बुलाना, खाना, हर त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। जी। तो ये कहना गलत होगा कि रिटायरमेंट के बाद की जगह है। जी। बल्कि अगर आपको जिंदगी का मजा लेना है, जिंदगी अगर जीना है, जिंदगी अगर जीना है तो भोपाल में है। और वो चीज तो आपके यंग एज में ही हो पाती है। यंग एज में हो पाती है। ओके। बिल्कुल। जी। तो आपने यहाँ पे एक चीज कही कि भोपाल के अंदर एक आपस में एक दूसरे के साथ मिलनसारी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर पूरे ही वर्ल्ड लेवल पे, पूरी दुनिया भर के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं जो तरक्की होती जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, लोग फोन्स में ज्यादा एंगेज होने लगे। जी। पहले के दौर में और आज के दौर में कुछ ओवरऑल बदलाव आया है जहाँ पे अब लोगों ने मिलना जुलना कम कर दिया है जी आपस में। वो चीज आपने भोपाल में भी ऑब्जर्व करी है या अभी भोपाल उस पे चीज पे टच नहीं हुआ? देखिए, तब्दीली तो हर दौर में हर जगह आती है जी। थोड़ी बहुत, कहीं कम आती है, कहीं ज्यादा आती है जी। तो वो सारी तब्दीलियां भोपाल में भी आई हैं। खानदान बड़े हो गए, फैमिली में ज्यादा हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, मेंबर्स ज्यादा हो गए, तो जाहिर है कि अब एक घर में गुजारा नहीं हो रहा, तो उसके लिए दूसरा घर, दूसरी जगह, दूसरे मोहल्ले, दूसरी कॉलोनी में जाना पड़ेगा। तो अब अगर उनको नया मकान लेना है तो घर से बहुत दूर किसी कॉलोनी में जाएंगे। जी। तो जाहिर है कि वहाँ जो उनकी लाइफ है उस हिसाब से उनके पास वक्त कम है अपने लोगों से मिलने जुलने का। अब वो जहाँ चले गए वो बड़े अजनबी माहौल में जाके रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भोपाली अपनी जगह बना ही लेता है। 4 लोगों को जमा करके रोज रात को पटियाबाजी कर ही लेता है कहीं ना कहीं। ओके। कोरोना के बाद पैंडेमिक का जो टाइम चला था, जहाँ पे हमें 10 बजे का ऑर्डर था वापस घर के अंदर आने के लिए,
उसके बाद उस चीज़ ने कुछ बदलाव लाया है रात के भोपाल के पट्टियों में? कुछ फर्क आया है, या वापस से जैसे ही थोड़ी सी वो 10 बजे वाला टाइम हटा? कुछ भी नहीं है, कोई बदलाव नहीं आया। 10 बजे वो लोग जो पेंडेमिक के टाइम जो पाबंदी लगी थी कि 10 बजे घर में चले जाना है, बंद हो जाना है, वो उस वक्त भी घर में नहीं जाते थे। ओके। वो कहीं गलियों में अपने मकाम ढूंढ लिया करते थे या किसी एक घर में जमा हो जाते थे मोहल्ले के। तो वो चीज तो खत्म नहीं हुई। उसके बाद जैसे ही वो पेंडेमिक का दौर खत्म हुआ, वो वापस पट्टियों पे आ गए, रात के 2 बजे तक बैठते हैं। तो इसमें एक कोई जनरल मतलब कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप वाले लोग हैं, या हर उम्र के लोग अपने अपने सर्कल्स में रहते हैं इसमें? नहीं, इसमें तो हर उम्र के लोग हैं। हर उम्र के लोग? हर उम्र के लोग हैं। दरअसल ये जो कल्चर डेवलप हुआ भोपाल में, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पर्दे का रिवाज आम था। ओके। मुसलमानों में तो पर्दा था ही, गैर मुस्लिमों में भी पर्दा था, और एक शर्म हया का, एक अदब का, एक लिहाज का माहौल था। तो घरों में आमतौर पर जो आज हम ड्राइंग रूम देख रहे हैं बाहर के, तो डेवड़ियां हुआ करती थी घरों के बाहर। जैसे घर में आप दाखिल होंगे तो डेवड़ी होती थी, फिर उसके बाद आंगन होता था, फिर उसके बाद घर, मकान और कमरे वगैरह सब हुआ करते थे जी। तो डेवड़ी में आके रुकता था आदमी, अपने आप को चुस्त दुरुस्त करके बैठा, या तो बैठ जाता था या करते थे। तो अब वहां से औरतों का गुजर भी होता था, तो उन्होंने उस वक्त ये इंतजाम किया कि घर के बाहर एक पटिया लगा दिया, ओके। घर के कमरे के लगा हुआ बाहर। जी। तो जो भी अपना दोस्त यार आया, मेहमान आया, वहीं दरी बिछा के बैठ गए, वहीं उसको चाय पान नाश्ता सब करा दिया, वहां से वो रवाना हो गया वापस। तो पट्टियों का रिवाज यूं चलता था। अब उसके बाद क्योंकि ज्यादा बड़ा शहर नहीं था, घूमने फिरने की ज्यादा जगहें नहीं थी, एंटरटेनमेंट का कुछ इंतजाम था नहीं इतना ज्यादा, तो रात को जब वो अपने काम धंधों से, दुकान से, नौकरी से, इबादतों से फारिग होने के बाद अब क्या करें कि मैं आपके घर आ गया या आप मेरे घर आ गए, या अपन दोनों मिलके किसी तीसरे के घर चले गए। तो उसने कहा आइए मियाँ बैठिए, ये पान है, ये चूना है, ये कत्था है, ये छालिया है, सुपारी है, ये खाइए पीजिए बैठिए। अब उसमें वक्त कितना और कब गुजर जाता था इसका एहसास ही नहीं होता था। अच्छा, सुबह उठने की जल्दी इसलिए नहीं थी कि हमको कहीं बहुत दूर जाना नहीं था। अपने घर से उठे, घर के पिछवाड़े में दुकान है, घर से थोड़ी दूर चले, आधा 1 किलोमीटर चले तो किसी दफ्तर में मुलाजमत हुआ करती थी, ये सब। या फिर खेती बाड़ी होती थी, तो खेती बाड़ी का अपना एक टाइम होता है, जब फसल बोना है, जब फसल काटना है, जब जाना है गांव, उसके बाद अलावा तो फुर्सत ही फुर्सत है जी। तो कुल मिलाकर यह है कि कम से कम पैसे में यहाँ का आदमी बड़ा खुश रहता था। बहुत बढ़िया। और एंजॉयमेंट के लिए तफरी का वक्त और इत्मीनान से बातचीत करने का जो माहौल था वो बना हुआ था। अब आपने जैसा वर्ड यूज करा था, अभी ये चीज कम हुई है, मतलब आप इस चीज को मैंने आपको बताया ना कि कम क्यों हुई है। जी जी भाई, एक तो ये है कि पर्दे का रिवाज अपनी जगह, पर्दे का रिवाज अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा जो चीज अब हुई है वो ये है कि अब जो नई जनरेशन आई है उसने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद जब वो एजुकेटेड हुए तो उनको नए नए जॉब्स मिले। अब क्योंकि शहर फैल गया, बढ़ गया, तो जो उनके ऑफिस हैं, जो उनकी फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी जहां भी जॉब करते हैं, वो घर से कम 10-20 किलोमीटर दूर है। वहां उनको जाना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह टाइम पर पहुंचना है, वरना उनको नुकसान हो जाएगा उनके जॉब में। तो उनको वहां जल्दी पहुंचना है उसके लिए। फिर उसके अलावा उनकी अपनी फैमिली हो गई, तो बच्चों की एजुकेशन, घर की देखभाल, घर उस मोहल्ले से, उस जगह से बहुत दूर हो गया जी। तो अब वो बजाय इधर आने के, इधर टाइम ज्यादा लगाने के, सीधा घर से निकल के ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर बच्चों की एजुकेशन, घर बार देख, तो ये चेंज आया है। ये चेंज आया। आपको कुछ, आपने पटियेबाजी करी? हाँ, आपको अपने कुछ पटियेबाजी के टाइम का कुछ ऐसा इंसिडेंट याद हो, पहले के दौर का, जब आप कभी काफी छोटे रहे हो, कब से आपने स्टार्ट करा, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में कुछ था कि ये मेरे लिए बेनिफिट हो रहा है इससे या नुकसान हो रहा है, कुछ मुझे उससे नॉलेज गेन हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर हम जैसे पट्टी पे बैठे। जी जी जी। तो आपका कुछ ऐसा इंसिडेंट याद रहा हो जहाँ पे आपके वालिद साहब ने, आपके घर वालों ने, किसी ने डांटा हो कि नहीं बद्र जी ये ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा? नहीं, वो तो बिल्कुल डांटा हमको, क्योंकि जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारी देखभाल करें और हमको पढ़ाई की तरफ लगाएं, क्योंकि पढ़ाई एक रास्ता था आगे बढ़ने का, कामयाबी का, एजुकेशन का। जी। उसके अलावा अगर आप फायदे की बात करते हैं तो जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है आपस के ताल्लुकात। तो हमें पटिए पर या बाहर अपने दोस्तों के साथ या लोगों के साथ उठने बैठने में सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि कई तरह के लोगों से हमारे ताल्लुकात हुए। कई बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो कि हम घरों में नहीं सीख सकते थे, या हमारी बातें जिसको हम अगर कहें कि जनरल नॉलेज वाली बात थी, आम मालूमात की बात थी, वो हमको पट्टियों पे बैठकर मिली। क्योंकि बहुत सारी चीजें घर वाले नहीं बता पाते, तो आप बाहर देखकर सीखते समझते हैं।
बहुत सारे अच्छे बुरे लोग सब मिलते हैं। अब ये डिपेंड आप पर है, आपके घर के माहौल पर है कि आप उनको कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करते हैं। जी। और अच्छी चीज़ें हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ों को भी इंसान को देखना और समझना चाहिए। इसलिए कि अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आपको कम से कम अच्छाई और बुराई दोनों नज़र में आएंगी। फिर ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसको इख्तियार करते हैं। शेख सादी का बड़ा एक अच्छा कौल है। जी। शेख सादी शिराजी जो पर्शियन के बहुत बड़े पोइट हुए हैं, जी। सूफी भी थे वो, जी। बहुत ज़्यादा अदब लिहाज तौर तरीक़े से बात करते थे, लोगों के साथ अच्छे से पेश आते थे। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि हज़रत आपने ये तमीज़ कहाँ से सीखा? जी। क्या सवाल किया? ये आपने मैनर्स या तमीज़, आपने ये मैनर्स ये तमीज़ कहाँ से सीखा? तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि भाई ये मैंने बेतमीज़ों से सीखा। ओके। हज़रत बेतमीज़ों से कैसे सीखा? तो उन्होंने कहा बेतमीज़ों से इस तरह सीखा कि मैंने उनकी बेतमीज़ी देखकर ये फैसला किया कि मुझे ये नहीं करना है मुझे। अरे क्या बात है। तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना, ये फैसला भी हमको वहाँ से मिलता है। जब तक हम बाहर के माहौल में थोड़ा रचेंगे बसेंगे नहीं तो उस वक्त तक हमें क्या मालूम कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। हाँ, अब ये आपके ऊपर है, आपके घर वालों के ऊपर है कि वो आपको अच्छाई की तरफ राग़िब करें, अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए आपको अप्रोच करें, प्रोत्साहित करें और बुराई से रोकें। जी। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात निकली है इस वक्त जी। कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। जी। ये हमको शेख सादी ने सिखाया। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि आज की जो जनरेशन है हमारी, उसके सामने इस वक्त एक बड़ा मसला ये है कि उसे ये नहीं मालूम कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसी असमंजस में वो फंसी हुई है। मिसाल के तौर पर वो यहाँ पर एक फैसला हमको ये करना पड़ता है कि जैसे हम गाना हमको अच्छा लगता है, गाना हमको अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह कि हम अच्छा गाते हैं कि नहीं, ये हमको कौन बताएगा? सारी जिंदगी इसी में गुजर जाती है कि गाना हमको अच्छा लगता है इसलिए हम गा रहे हैं, ना हमारा सुर ठीक है ना हमारा ताल ठीक है। तो हमको ये फैसला करने के लिए अपने किसी दोस्त के साथ, किसी अपने के साथ बैठना पड़ेगा। और वो भी एक आदि दोस्त होता है जो हमदर्द है और सही मशवरा देने वाला होता है। उससे हमको ये पूछना पड़ेगा, उससे हमको ये समझना पड़ेगा कि यार मैं गाना तो गा रहा हूँ, या मैं पेंटिंग तो कर रहा हूँ, या मैं डांस कर रहा हूँ, या XYZ जो भी काम मैं कर रहा हूँ, ज़रा ये देखकर बता दे मुझे कि मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, इसमें आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं, वरना उसी में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये जो बहुत सारे लोगों का जो कैरियर ख़त्म होता है, उसकी वजह ये होती है कि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हम जो चीज़ हमें पसंद है और जो हम कर रहे हैं उसमें बेस्ट क्या है। जी। इस पर बहुत नज़र हमको रखना पड़ेगी, रखना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। गाइज, जो इस शो को देख रहा है, मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप अपने करियर में उस पॉइंट पे स्टक हो के आपने डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि लेफ्ट जाना है या राइट, जी। कई बार ऐसी होती है जहाँ पे हमें खुद पता नहीं चलता कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। तो आज हमारे गेस्ट जो हैं बदर वासी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पे कि अगर आप इस सिचुएशन में अड़े हुए हो या फंसे हुए हो जहाँ पे आपको नहीं पता इधर लेफ्ट और राइट, तो व्हाट ही सजेस्टिंग कि आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके हमदर्द हैं, आपके फैमिली वाले हैं, वो आपका बहुत अच्छा क्रिटिक हो सकते हैं। आप उनसे सलाह मशवरा लीजिए, आप उनसे समझने की कोशिश करिए कि वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट और नो। जी। आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस आई होगी। तो ऐसा कोई रहा है आपका मेंटोर जो आप जिसको कहेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि सूफी साहब तो शायद आपने उन्हें पढ़ा है, मैंने पढ़ा, बस पढ़ा ही है। रियल लाइफ में आपके साथ कोई बैठने उठने वाला ऐसा कोई आपका रहा है? देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। अगर जिससे इंस्पायर्ड होने की आपने बात की तो वो तो मेरी वालिदा थी, मेरी मदर थी जी। खुद उनको पोइट्री पसंद थी, उनकी डायरी थी, उसमें लिखा है, मैंने देखा है, पढ़ा भी करता था मैं जी। वो उनको अच्छी शायरी पसंद थी तो वो उसमें लिखती थी, तो मुझे कुछ शौक वहाँ से हुआ जी। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए। निंदक नियरे राखिए। एक और बार बोलिए इसको। हाँ, बड़े निंदक नियरे राखिए। निंदक नियरे राखिए। निंदा जो करता है, जो क्रिटिक होता है जी, जो आपको अगर सादा जबान में कहा जाए तो गाली देने वाला जो आदमी है, जो आपकी बुराई करने वाला है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, उससे आप दूर मत जाइए बुरा मान कर के अरे वो तो गाली देता है, वो तो उससे क्या साला। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में, बहुत अहम शख्स है, महत्वपूर्ण आदमी है वो इसलिए है कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है
तो वहीं से आपके मोटिवेशन अंदर से पैदा होगा। अच्छा, इसने मुझे बुरा कहा, इसने मुझे गाली दी, इसने आम दोस्तों में होता है, अबे जाबे तू क्या करेगा, तेरे बस का नहीं है भैया, रहने दे। जी है, वो हमारे लिए चैलेंज होता है। अगर आप उसको चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करते हैं, जी आप किसी चीज को अगर चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करते हैं, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे बुरा कहा और इसने ये कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, अब मैं करके दिखाऊंगा। जी और देखना बेटा, अब मैं तुझे इसका जवाब दूंगा। ये असल में जब आपके अंदर किसी चीज की लगन होती है, वो करने का जज्बा और जुनून होता है, तब ये चीज पैदा होती है। अदरवाइज तो आप मतलब डिमोटिवेट होकर आप, हाँ ठीक है यार, अब वो भी तो गाली दे रहा है, वो भी तो बुराई कर रहा है, घर वालों ने रोक दिया। घर वाले अगर किसी बात से रोकते हैं, अब बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि घर वालों ने उस चीज से रोका, उसने उसी में कुछ बन के दिखाया, कुछ करके दिखाया। तो हमको ये चीज आना चाहिए, करना चाहिए। बहुत ज्यादा वक्त हमारी जिंदगी में नहीं गुजरा होता है जब ये चीजें आती हैं। बचपन में हम जरूर हो सकते हैं, हमारा मन दिल टूट जाता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जब आप आगे बढ़ें, मेरा मैसेज है आप जो हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए, कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको जवाब दीजिए अपने काम से। काम से जवाब देना है आपको कि अच्छा, तुमने उस वक्त उसको कुछ मत कहिए, बल्कि दिल ही दिल में उसको थैंक यू बोलिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि अच्छा ठीक है, इसने मुझे ये करा, यार जरूर मेरे अंदर कोई कमी रही होगी जो मैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अगर मैं एक बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो सारी दुनिया को क्या कर पाऊंगा। तो बेटा, अब मैं अगली बार जब मिलूंगा तो मैं ऐसी कविता सुनाऊंगा, ऐसी एक्टिंग करके दिखाऊंगा, ऐसा गाना सुनाऊंगा, ऐसी पेंटिंग दिखाऊंगा, या एजुकेशन में अच्छे नंबर हासिल करके दिखाऊंगा, या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करके दिखाऊंगा, तुमसे जीत के दिखाऊंगा। एक लिहाज से वो आपका आईना रहता है कि आईना रहता है, मुझे तो पता नहीं चल रहा कि मेरे बाल सेट हैं। तो ये चीज जो आपने कही ना कि आपकी जिंदगी में, तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोग इस तरह के आए जी, जो शुरू में मेरी मजाक उड़ाते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं ना, जी जी, उनको भी जवाब दीजिए। जो घर वाले आपको रोकते हैं, आप उनको समझिए कि ये क्यों रोक रहे हैं। दो वजह से रोक सकते हैं। बुराई से अगर रोक रहे हैं तो बिल्कुल आप बुराई से रुकिए, गलत लाइन से अगर आप जा रहे हैं तो उनसे तो रुकिए। पर बदरवासी साहब, जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, ज्यादातर उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से वो हमें गलत रास्ता ही बताते हैं जो हमने चूज किया। भाई आप जॉब कर रहे हो जी, तो वो कहते हैं जॉब क्यों कर रहे हो, बिजनेस करो, बिजनेस में ऐसा है। आप बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको कहते हैं कि यार इससे अच्छा कोई जॉब पकड़ लो। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि जो हमें वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिस चीज पे, वो वाकई में हमारे लिए गलत है या सही? इस पे थोड़ा सा आप हमारे। देखिए, एक बात बताऊं आपको मैं कि जिंदगी में जो लोग भी आपको मशवरा देते हैं, जो लोग भी सलाह देते हैं ना जी, वो उनकी अपनी लाइफ की सलाह होती है। वो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पर वो आपसे बात करते हैं। जी, हो सकता है उसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो। आप अगर जॉब कर रहे हैं जी, या आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर किसी ने आपसे ये कहा कि जॉब क्यों कर रहे हो, बिजनेस करो, बिजनेस क्यों कर रहे हो, जॉब करो, या दोनों चीजें छोड़ के आप एग्रीकल्चर में चले जाओ मिसाल के तौर पे, या आप फ्रीलांसिंग कीजिए, आप क्यों, तो अब उस वक्त हमको फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस वक्त फैसला करने का तरीका यह है कि आप अपनी जो गुजरी हुई लाइफ है उसमें जितना भी टाइम पीरियड गुजरा है, साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, उसमें आप ये देखिए कि जब आप पहले दिन से शुरू हुए थे, मिसाल के तौर पे आप जॉब की बात करें, जी, जॉब में आप पहले दिन से जब शुरू हुए थे और अब 2 साल बाद आप कहां पर हैं, इसमें आपने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। फायदा पैसा फायदा नहीं होता, ये आप समझ लीजिए। जी, मनी जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती, जी, इसलिए कि पैसा तो आपको किसी दूसरे लाइन में बहुत मिल जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आपने नॉलेज कितनी गेन की, आपने वो काम कितना सीखा, कितना अपने आप को आपने आगे के लिए तैयार किया, जी, वही फैसला हो जाता है। अगर आप लेकिन आपको अपना हिसाब खुद करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ खुद देखना पड़ेगी कि पिछले 2 साल में मैं जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं कहाँ था और आज 2 साल बाद कहाँ हूं। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट देखते हैं अपने आप में जी, तो आप यकीनन वही काम कीजिए, और अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो सामने वाले की सलाह मान लीजिए। बहुत जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही इसके अंदर आपने कि एक सेल्फ एवेल्युएशन भी आप करते चलिए सेल्फ एवेल्यूएशन साथ साथ, वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी से, ईमानदारी से, कि खुद को ही बेवकूफ ना बनाए कि किसी गलतफहमी में मत रहिए अपनी लाइफ में जी, कि वो तो मैं इसी में जिंदगियां खत्म हो जाती हैं कि साहब मैं तो हीरो दिखता हूं, अब दिखता हूं तो दिखते हो, अपने आप को दिखते हो, आप दूसरे को दिखो।
और दूसरे को देखने के बाद फिर प्रूफ कीजिए आप। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरी एक चीज और बताऊं आपको कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए हमको उसकी पहले से तैयारी बहुत अच्छी करना चाहिए, बहुत अच्छी तैयारी करना चाहिए। आप जॉब करने जा रहे हैं जी, तो आपको कंप्यूटर कितना आता है, आपको लैंग्वेज पर कितनी कमांड है, जी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आप चीजों से लड़ने का, जूझने का कितना मादा रखते हैं। कि मालूम हो किसी ने, आप बॉस ने आपको डांट दिया, झंझोड़ दिया, आपको धुतकार दिया, तो यार बॉस भी इंसान है, 2 बार आपको डांटेगा, तीसरी बार वो खुद आपको रियलाइज करेगा कि नहीं, इस बंदे में तो जुनून है काम करने का, वहां से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये चीज देखना है आपको अपनी लाइफ में। जी, दूसरी एक चीज, आपको एक बातों में सिलसिला चल रहा है तो बताता चलूं कि हमारे जो बहुत सारे दोस्त होते हैं वो अपनी जिंदगी में, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट हासिल किया, अब उसके बाद उनका टारगेट क्या रहता है, उनकी जो तमन्ना है, जो अरमान है, वो ये रहते हैं कि मैं तो 25-50 हज़ार की जॉब शुरू करूंगा। वो 3,000, ये 3,000, 5,000, 10,000 में क्या होता है साहब, इसमें तो कुछ होते ही नहीं। मैंने क्या कहा कि आप पैसे को वैल्यू मत दीजिए जब आप शुरू कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आप मार्केट में आए, आप किसी फर्म से, किसी जॉब से, किसी भी इंडस्ट्री से आप जुड़े, तो आप मार्केट में आए, मार्केट में आप खड़े हो गए आने के बाद, तो आपकी एक पहचान बनी कि शहबाज अहमद एक आदमी है जो कि ये काम करता है। ये पहचान बनी जी, ये पहचान आप कुछ पैसे देके भी हासिल नहीं कर सकते थे, बिल्कुल खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकती थी, जो आपको फ्री में मिल रही। फ्री में मिल रही है। एक पहचान ये मिल गई। दूसरी पहचान, आपको काम करने का तरीका आया, मतलब वे ऑफ वर्किंग आपने सीखा, किस तरह से काम होता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो आपने बिना कुछ खर्च किए हुए आपकी 2 चीजें आपने हासिल कर ली। एक तो आपकी पहचान बन गई, दूसरी आपकी ट्रेनिंग हो गई। तीसरा, आपका जो बायोडाटा बनेगा उसमें ये 2 साल, ये 4 साल, 5 साल आपका एक्सपीरियंस लिखा जाएगा कि आपने फला फर्म के साथ, फला इंडस्ट्री में आपने जो है 3 साल काम किया। वो ये नहीं देखेगा कि आपको सैलरी कितनी मिलती थी, वो ये देखेगा कि इसने काम किया, तो ये काम का आदमी बना मेरे लिए, अब इसको बुला के अब मैं 20,000 का जॉब इसको दूंगा। अगरचे प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो हमारे पास फिर ऑप्शन क्या आता है कि हम फिर क्रिटिक्स की बात मान के वापस एक बार ट्राई करें उनकी बात पे? नहीं, देखिए, ट्राई बनता है क्या? देखिए, दूसरों के मशवरे से ज्यादा आप अपने मशवरे पे आप चलिए सोच के। सबसे पहले तो आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग कीजिए, दूसरों के मशवरे को बाद में काम में लाइए, बाद में उस पर अमल कीजिए, उसको मानिए। जी, इसलिए कि आपको मालूम है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितनी नॉलेज है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये फैसला जिस दिन आपने कर लिया और ये चीज आपके अंदर जिस दिन आ गई, उस दिन आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी एक चीज और है कि अब जो दौर है, अब जो टाइम चल रहा है, वो कंपटीशन का दौर है। और इस कंपटीशन के दौर में पहली चीज तो होती है कि आप किसी चीज के एक्सपर्ट हों, स्पेशलाइजेशन आप किसी चीज का कर लें। दूसरी चीज उसके साथ एक और है कि आपको मल्टी टैलेंटेड और मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, कि आप एक वक्त में कितना काम कर सकते हैं किसी के लिए। आप दुनिया के लिए चैलेंज बन जाइए, आप किसी के लिए मत बनिए। अगर तो अपने सामने वाला जो एक कंपटीटर खड़ा है उसके लिए चैलेंज बन जाइए कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है, मैं कंप्यूटर चलाना तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं कंप्यूटर में ये सब कर सकता हूँ। कितने सारी चीजें हैं कंप्यूटर में। वो कहेगा कि हाँ, मैं सिर्फ कंप्यूटर में डिजाइनिंग कर सकता हूँ, कंपोजिंग कर सकता हूँ। आप उसको बताइए कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ जी, और इसके अलावा और भी कुछ कर सकता हूँ, ये भी सब कर सकता हूँ। तो अगर आप मल्टी डायमेंशनल हैं और पूरी तैयारी के साथ किसी फील्ड में आते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता और आगे बढ़ने से कोई नहीं। बहुत जबरदस्त। आपके थिएटर की जर्नी से रिलेटेड मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस रखना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हर इंसान का, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका तो खासा शौक है जी फिल्मों में। थिएटर का एक जहां तक सवाल है, मैंने एक शो देखा था, मेरा भाई भी जबरदस्ती ले गया था क्योंकि वो थिएटर्स करता था, उससे पहले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। भोलाराम हीरा गांव एक भोजपुरी था, मुझे लगा पता नहीं कोई सा गाँव, लेकिन अमेजिंग शो था वो जी। आपका भी एक थिएटर शो हुआ था अकबर वाला, हाँ, अनारकली। उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि क्या ही निभाया होगा, मतलब क्या उसमें क्या एक्स्ट्रा ले आओगे आप, मतलब मूवीज में भी एक बेंचमार्क ही है सेट,
लेकिन जब मैंने रियल में थिएटर देखा अपने सामने, तब मुझे एहसास हुआ कि थिएटर इज समथिंग बिग। जी यंगस्टर्स को, मेरे ही जैसे बहुत सारे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो है क्या। तो उन तक आप कैसे पहुंचेंगे, या उनको आप किस तरह से लेकर आएंगे कि वो थोड़ा सा थिएटर की तरफ भी देखें? अब तो मूवीज में भी जाना पसंद नहीं करते, मोबाइल पे ही पायरेटेड देख लेते हैं लोग। जी उसका क्या फ्यूचर है थिएटर का आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए ओवरऑल अवेयरनेस कम है। देखिए, सबसे पहले तो जो बात मैंने शुरू में कही कि आप जो कुछ करना चाहते हैं जी उस चीज को करने का कितना मादा आपके अंदर है, कितना जुनून, कितना शौक है। जी आप किसी दूसरे को देखकर उधर मत चले जाइए। सबसे पहले आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि मैं कर सकता हूं कि नहीं। अच्छा, कर सकते हैं आप, तो फिर उसके बाद जब आप किसी फील्ड में जाएंगे, थिएटर की बात कर लें अगर, तो अब सवाल यह है कि थिएटर में क्यों जा रहे हैं आप, क्या फायदा है इससे, आप ये भी सोचिए। अपने आप से सवाल जवाब कीजिए आप कि आप बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइए, किसी भी फील्ड में मत जाइए। अगर ये चीज आपने कर ली तो आप जिस फील्ड में जाएंगे आप कामयाब होंगे। तो जो आजकल की जनरेशन करती है, बेसिकली जो लोग करते हैं कि एक बार करके देख लेते हैं, हो सकता है मुझे पसंद आया नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। असल में देखिए, बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ग्लैमरस हैं, जो चमकदार हैं, बाहर से बहुत चमकदार दिखते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं तब जाके हमें उसकी हकीकत समझ में आती है कि यार ये है क्या। अब हम आ गए तो ना उगल सकते ना निगल सकते, वो वाली पोजीशन हो गई आज के दौर में। खास तौर से फिल्म, थिएटर, सीरियल, टीवी, इतना हो गया है सोशल मीडिया पर कि हर आदमी उस पर जाकर हाईलाइट होना चाहता है, एक्सपोज होना चाहता है। तो हमें उससे बचना है। हम अपने साथ तो ईमानदारी करें, सबसे बड़ी चीज ये। हाँ, अब दूसरी चीज ये, अगर आपने किसी फील्ड में जाने का फैसला कर लिया और तो उसका स्कोप देखिए जी, और दूसरे ये कि आप अपने सरकमस्टांसेस भी देखिए कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। मिसाल के तौर पे उसका जो आगे की जो लाइन है वो फिल्म है। थिएटर से निकल के आपको फिल्म में अगर जाना है तो आप अपना घर छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। आपका जो परिवार है उसको छोड़ के आप जा सकते हैं कि नहीं। घर में आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, कितना सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो आपको ईमानदारी से ये भी सोचना है कि मेरे माँ बाप अकेले हैं, ये मेरी एक ही बहन है मिसाल के तौर पे, तो मैं इसको छोड़ के अगर थिएटर बॉम्बे चला गया या किसी दूसरी फील्ड में, तो इनको कौन देखेगा। हमको ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी ख्याल रखना चाहिए जी, ईमानदारी के साथ। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो अरे वो तो उनका तो हो जाएगा, मैं तो निकल जाऊंगा। जी। लेकिन इसमें तो ये ट्रेंड आज का बना हुआ है कि जिसमें लोग कहते हैं, टाइटल होता है माई वे इज द हाईवे, मतलब माई रूल्स माई लाइफ। वो उस चीज पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो समाज में जो डिस्ट्रक्शन आ रहा है, जो बिखराव आ रहा है जी, वो ये वाली थिंकिंग है, माई वे इज द हाईवे। मतलब हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि हम किसी के बारे में नहीं सोचते, उन माँ बाप के बारे में नहीं सोचते जिन्होंने हमको इतना सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया, और वहाँ से फिर सारा बिखराव पैदा होता है। अब जब आप घर से निकल गए तो आप कुछ भी करेंगे, जब कुछ भी करेंगे तो आप खुद बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमारी जो सोशल रूट्स हैं, हमारी जो सामाजिक जड़ें हैं, उनसे हमें जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे वही वाली बात, निंदक नियरे राखी। निंदक एक मॉनिटर ज़रूरी है ज़िंदगी में आपके ऊपर, और वो मॉनिटर सबसे पहले आपके माँ बाप होते हैं, आपके घर वाले होते हैं। ये मैं ये कह रहा था, आपने जो सवाल किया कि जब हम ये सारी चीज़ें देखकर हमको किसी फील्ड में जाना चाहिए, बहुत आराम से आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप अच्छे ढंग से जाएंगे तो माँ बाप हो सकता है आपको सपोर्ट कर दें जी, कि भाई हाँ नहीं ठीक है, जाओ हम संभाल लेंगे, बेटा आते जाते रहना, देखभाल करते रहना, ख्याल रखना, तो आप एक तरफ से बड़े मुतमईन। लेकिन जब आप माँ बाप को छोड़कर माई वे इज द हाईवे कह के जब निकलते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप पगला जाते हैं, आपके पीछे ना आगे पीछे कोई नहीं होता, अकेले आप भटकते फिरते हैं। फिर मैं वहीं पर आता हूँ कि जो आपने कहा कि किसी फील्ड में जाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हमको अपना असेसमेंट खुद करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। हमको उस चीज़ को सीखना है। जी, हमारे सामने बहुत से अभी हाल के वक्त में कुछ ऐसे लोग आते हैं कि उन्होंने देखा कि सीरियल और वेब सीरीज़ और फिल्म में लोग अच्छे चल रहा है, स्कोप चल रहा है, ठीक है, वाह, और उनका यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनका वो किसी ने बता दिया उनको, नाटक कर लो, थिएटर कर लो। अब वो थिएटर वालों से जुड़े आके, तो जाहिर है कि किसी पहले दूसरे प्ले में तो उनको बहुत अच्छा रोल मिल नहीं सकता, ना वो साल 6 महीने के अंदर
इतना कुछ सीख समझ सकते। वो आके जुड़ जाते हैं, लोग भी जोड़ लेते हैं कि चलो ठीक है, आइए बैठिए देखिए सीखिए। तो वो आते हैं, 1 या 2 नाटक करने के बाद वो कॉलर खड़ा करके सीरियल और फिल्म में पहुंच जाते हैं। और उनको क्या मिलता है, वो जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं फिल्म में और नाटक में जाने के बाद। फिर उसके बाद तो उनका वो उतार शुरू हो जाता है, डिस्ट्रक्शन उनका शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप थिएटर में जा रहे हैं और थिएटर से आगे आपका क्या प्लान है। थिएटर अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है और उसका स्कोप इंटरनेशनल स्कोप है। बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ से लिखने हैं, लेकिन कितने निकल पाए वहां तक। उस टॉप तक पहुंचने के लिए, उस पीक तक पहुंचने के लिए आपको जो कुछ चाहिए, सबसे पहले आप उसकी शुरुआत कीजिए, सीखिए। आप सीखने में वक्त लगेगा और वक्त आप अगर देंगे किसी भी चीज में तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। अब थिएटर की कोई एक चीज थोड़ी है, एक्टिंग तो सामने दिखती है, उसके अलावा सबसे पहले तो आपको जो है एक पैशन चाहिए कि हाँ इस फील्ड में हम कितना ही टाइम लगे लेकिन सब तमाम चीज़ें सीखने के बाद ही जाएंगे। उसमें आपको रीडिंग है, भाषा पर आपका जो कंट्रोल है वो होना चाहिए, कमांड होना चाहिए जी। फिर उसके बाद आपको उसको जो बोलने का जो तरीका है वहाँ बैठकर वो सीखिए आप। फिर आपके जेस्चर पोस्चर, फिर उसके बाद उसमें थिएटर की जो मेकअप है, ड्रेस है, लाइटिंग है, सेट है, डायरेक्शन है, मैनेजमेंट है, ये तमाम चीज़ें सीखेंगे आप, तब तो थिएटर में आगे बढ़ेंगे। जब थिएटर में अगर आप मजबूत हो जाएंगे तब आप आगे का कदम उठाइए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सिर्फ थिएटर से नहीं, अपने करियर में आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो पहले आपको तो एक क्रिटिक चाहिए जो बेसिकली आपको पूरे टाइम उस चीज में मोटिवेट ही कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। दूसरा, आपको आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसा आपने बताया कि आपको किस फील्ड में जाना है। उस विजन क्लियर करने के साथ साथ आपको सेल्फ एनालिसिस भी होना चाहिए कि आप में कितना मादा है, बिल्कुल कितना मल्टीटास्क आप कर सकते हो। और जो जिसे कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उसकी रिसर्च करके, उसके बारे में पूरा समझ के आप उतरें। बदरवासी साहब, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि आपने ये सारी चीजें कर ली और आप एंटर हो गए, बिल्कुल एक कहते हैं जिसे द परफेक्ट प्लान। एक सिचुएशन ऐसी आ गई जहाँ पे मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, थिएटर हो या कॉर्पोरेट करियर हो या जिस भी फील्ड में, किसी को यूट्यूबर ही बनना है। एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपको कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूट्यूब स्टार्ट करा और उसके बाद आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, व्यूज नहीं आ रहे, क्रिटिक उसमें आएंगे, आपको 3-4 बातें बोलेंगे ऐसी आपको जो आपको हर्ट हो जाएंगी, लेकिन एक पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं मिल रही। वो चीज कब मैं समझूं और कब मैं उसको समझ के वहीं पे रुक जाऊं, या फिर मैं फिर भी ट्राई करता रहूं। आप क्या कहेंगे उस चीज पे हमारी जनरेशन के लिए? क्योंकि अभी हमारा जो नई जनरेशन है उसका टॉलरेंस बहुत कम हो गया है। जिस तरह से कह लीजिए कि बर्दाश्त करने की कुव्वत, बहुत जल्दी उन्हें रिजल्ट चाहिए, आए हैं और एकदम से हमें थिएटर में, आपने जैसे कहा कि 6 महीने में उनके कॉलर ऊपर हो जाते हैं। जी। वो पॉइंट हमारा कहाँ है जहाँ पे हम ठहराव लेकर आए कि नहीं, हमें अब यही करना है, थोड़ा टाइम डाउनफॉल का है लेकिन वापस से हम उठेंगे। उसके ऊपर आप थोड़ा सा देखिए, एक लफ्ज मैंने कहा, पैशन। जी। आपको किसी भी फील्ड में 2 बातें कहूंगा जी। कि बहुत जल्दी रिजल्ट की उम्मीद नहीं करना चाहिए और कोई शॉर्टकट नहीं इख्तियार करना चाहिए उसके लिए। ये दोनों रास्ते कामयाबी की तरफ नहीं ले जाते आपको। आप थोड़ा सब्र कीजिए। मैं उसके बाद आपने जैसा कहा कि किसी फील्ड में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उस फील्ड के बहुत सारे रास्ते हैं। मिसाल के तौर पे यूट्यूब की बात कीजिए जी। यूट्यूब में अगर आप को कामयाबी, जिस हैसियत से आप काम कर रहे हैं, अगर आपने टोटल आप कंट बना रहे हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर के कितने सारी लाइन है आप खुद बता सकते हैं। जी। आप कैमरामैन बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप इंटरव्यूअर बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं। 3-4 लाइनें तो उसमें अपने आप सामने आ गई ना। डेफिनेटली। तो अगर आप मिसाल के तौर पर आपका चैनल नहीं चल रहा, आप दूसरे चैनल वालों को सपोर्ट कर दीजिए, उनसे बात कीजिए कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं आप। ये मत सोचिए कि जो मैं आ गया तो बस अब मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा, यहीं मर जाऊंगा। नहीं, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके आगे बढ़िए। अगर आप, हाँ, दूसरी चीज, आप अपनी नाकामयाबी को सीना दिल खोल के एक्सेप्ट करना भी सीखिए कि हाँ यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या हो गया, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। सर आप मुझे बताइए, मैं ऐसा ऐसा करता था, ऐसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हो पाया। वो खुद रियलाइज करेगा कि नहीं, बंदा काम में दम तो है, काम तो है, काम का है ये आदमी। अच्छा, आप क्या कर सकते हो मेरे लिए? सर मैं आपके लिए कैमरामैन बन सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ। ठीक है, आप कल से आइए, मेरे साथ काम कीजिए। मैं कंटेंट राइटर बन सकता हूँ,
मैं जो है रिसर्चर बन सकता हूँ, किस सब्जेक्ट पर बात करना है, किस पर। तो आपको तलाश करना पड़ेगा। दुनिया में कभी भी किसी भी वक्त आपके लिए चांसेस खत्म नहीं होते। सिर्फ आपको जुनून चाहिए, दीवानगी चाहिए, और जिन्होंने और ईगो साइड में रखना है। ईगो साइड में, देखिए ईगो बहुत खतरनाक, ईगो और प्राउड। मैं कर ही नहीं सकता, मैं, अरे नहीं सर, अरे वहां से फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है, वहां से आप बर्बादी की लाइन चले आए। बहुत सारी चीजें हैं, नशा शुरू कर देंगे, पागल बनिए, बैठे हैं घर के अंदर बंदे, और होते होते आदमी खत्म हो जाता है। नहीं यार, जिंदगी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यही तो हमारा इम्तिहान है इस दुनिया में। खुदा ने हमको जो दुनिया में पैदा किया है, आप उससे अच्छी उम्मीद लगाइए ना। कहीं पर आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। मेरा एक शेर आपको सुनाता हूं जी। हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमारा रास्ता सीधा बहुत है। वाह, सीधे रास्ता है, शॉर्टकट नहीं है। एक और शेर सुनाता हूं इसी तरह का। जी जी। इरादों और उम्मीदों को कभी मरने नहीं देना। इरादों और उम्मीदों को कभी मरने नहीं देना। इरादों और उम्मीदों को कभी मरने नहीं देना, वहीं से राह मिलती है जहां रास्ता नहीं मिलता। वाह, जब सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, जब आदमी बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है, अगर आपके अंदर दम है तो वहीं से एक नई रास्ता पैदा होता है कि नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप किसी जंगल में फंस गए, अंधेरा हो गया, बरसात हो रही है, रास्ते बंद हो गए, तो क्या मर जाओगे? दम छोड़ दोगे वहीं? आदमी जब सारे रास्ते में, तब नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा यार, अरे यहां से कैसे निकले यार, वहां से रास्ता निकलता है। बद्रवासी साहब, हमारे शो का एक पार्ट होता है जहाँ पे हम रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रैपिड फायर में ये रहेगा कि आप अनबायस्ड या ज़्यादा उसके ऊपर सोचते हुए नहीं, आपके जहन में, आपके दिल में उस चीज़ पे क्या थॉट है, आपका क्या ओपिनियन है, उस पर आपको आंसर देना। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड रखे हैं, मैं आपसे पूछता जाता हूँ। अगर आपको लगे उसमें से कि आंसर देना है तो बेहतर रहेगा, अगर लगे तो इट्स ओके, आप पास कर सकते हैं जी। थिएटर में जिस टाइम आपका शो होता है, आप जाने से पहले पहली चीज़ क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी होना चाहिए, जो लाइंस आपको दी गई हैं वो याद होना चाहिए। जी। एक ऐसा आर्टिस्ट जिंदा या जो जा चुके हैं, जिसके साथ आप अपना थिएटर स्टेज शेयर करना आपका एक ख्वाब होता? हमारे भोपाल में एक आर्टिस्ट थे, इरफान सौरभ साहब। इरफान सौरभ, उनके साथ मैंने काफी काम किया है जी। वो और भी करना चाहता था उनके जी साथ, जी। लेकिन अब वो है नहीं। आपके शो की एक ऐसी कोई लाइन जिसे आप, जब आपने डिलीवर किया और डायलॉग, पब्लिक पागल हो गई हो, या आपको खुद ऐसा फील हुआ हो कि मैंने क्या सेंसिटिविटी के साथ बोल दिया, किस उससे बोल दिया, एक ऐसा डायलॉग हो जाए? अनारकली जो ड्रामा किया था, उसमें हमारा एक लाइन थी कि जिसको गिरफ्तार करके लाया गया, जिस गुलाम को, उसको मौत की सजा देना थी जी। तो उसके लिए मैंने पूरा सिर्फ एक शब्द बोला था, जी। मौत, बस। पब्लिक हिल गई थी, पब्लिक हिल गई। और आपको भी एहसास हो गया था ये मैंने क्या बोल दिया? वो मेरे लाइफ का सबसे जो बेस्ट अगर है तो वो है कि खुद ही आपको गूज़बम्प्स भी आ गए कि ये मैंने क्या इंटेंसिटी के साथ। हाँ, पूरा हिल गया। बहुत जबरदस्त। आपके स्टेज का सबसे बड़ा डिजास्टर जहां आपने ब्लंडर कर दिया और आप खुद हंस दिए हो उस चीज पे कभी? राजीव वर्मा साहब जो हैं, उनके साथ हम प्ले कर रहे थे, इंदौर में शो था हमारा, इब्राहिम यूसुफ साहब का प्ले था। उसमें एक डायलॉग था कि अम्मी को शादी में आना था। जी। मैंने बोल दिया अम्मी की शादी की बड़ी ख्वाहिश थी। ऑडियंस ने नोटिस नहीं करा? उन्होंने नोटिस नहीं किया, उनको पता ही नहीं चला। आपके डायरेक्टर साहब को नोटिस हो गया? उनको हो गया। हमारी गुस्सा हुए आपसे, वो नाराज हुए? बाद में हंस रहे थे, वो बाद में हंसने मतलब लाफ्टर मोमेंट बन गया सबके लिए। एक्टिंग, राइटिंग और एंकरिंग, इन तीन चीजों में से एक चीज अगर आपको पिक करनी हो जो आप जिंदगी भर करना चाहेंगे? एक्टिंग। एक ऐसी पोएम या एक ऐसी लाइन जिसने आपकी जिंदगी को तब्दील कर दिया हो? ये मेरा शेर जो है, जो काफी पसंद किया, बड़ा मशहूर हो गया जी, जिससे मेरी पहचान भी बन गई, वो यही शेर था कि हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमारा रास्ता सीधा बहुत है। वाह। आपका ऐसा कोई ड्रीम रोल जो आप प्ले करना चाहते हो? ड्रीम रोल तो मैंने 2-3 थे जो कर चुका। वैसे तो
सारी ज़िंदगी और भी कुछ करना चाहूँगा। मैंने अमीर खुसरो का रोल प्ले किया, मैंने अकबर का रोल प्ले किया, जी मैंने याकूत, रज़िया सुल्तान में याकूत का रोल प्ले किया है जी। नाटक में। कोई ऐसी फिल्म जिसके अंदर आपको लगता है कि उसके लीड रोल में आप ज़्यादा बेहतर अदाकारी कर सकते थे? वो तो अब मैं बनाने वाला हूँ। ओके, आप फिल्म बनाने की तरफ। बनाऊंगा। ओके, तो आप ज़्यादातर मॉर्निंग में, सुबह के टाइम प्रोडक्टिव होते हैं या रात के? आप मैं रात को प्रोडक्टिव, रात की प्रोडक्टिविटी रहती है। को। यंगस्टर्स को आप क्या कहेंगे, मॉर्निंग का वो रूटीन मेंटेन रखें या? नहीं, मॉर्निंग का रूटीन मेंटेन रखना चाहिए, इसलिए कि अगर आपकी सुबह सही हो गई तो सारा दिन सही गुजरेगा। जी, ओके। आप रात के भरोसे मत रहिए, सुबह आपके हाथ में है, शाम आपके हाथ में नहीं है। भोपाल शहर के बारे में भी आपने एक चीज़ कही थी, भोपाल के अलावा इंडिया में अगर आपको कहीं हमेशा के लिए रहना होता तो वो कौन सा शहर होता? सिर्फ भोपाल। भोपाल के अलावा सर? भोपाल ही होता। भोपाल ही होता। भोपाल से निकलकर भी भोपाल ही होता। गाइज, आपको अगर ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपको वाकई में ऐसा लगा हो कि बद्र वास्ती साहब से आपकी बातें सुनकर आपकी लाइफ में एक उछाल, एक जिसे कहते हैं हम लोग ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्शन आ सकता है, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं इसके ऊपर सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा, लेकिन अगर आप लोगों की पसंद आई तो। अदरवाइज आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इस मैसेज के साथ कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ प्लानिंग और कुछ स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी पड़ेगी, जिसका सीक्वेंस मैं आपको वीडियो के शुरू में फिर से एक बार लगा दूंगा, उसको एक बार रिवाइंड करके ज़रूर सुन लेना। और हमें कब पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमारी जर्नी अब स्टेबल रास्ते पे है। देखिए, वो वाली बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया है कि मुझे थोड़ा हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमारा रास्ता सीधा बहुत बढ़िया। तो गाइज, इसी के साथ हम लोग ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट हमारे जो भी गेस्ट हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिल देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। सी यू।